गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 15 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू कूल एज फूड प्राइसेस क्रूड रेट्स डिप। तो रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं कि जून में जो है रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल सीपीआई रहा वो 2.1% का रहा, जो कि 77 मंथ का सबसे लो लेवल पे है। और मेजर रीज़न बेसिकली फूड प्राइसेस जो हैं उनमें गिरावट की वजह से ऐसा आया है कि महंगाई इतनी कम हुई है। और ये 8th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन नीचे गया है। और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो वो -0.13% रहा है, यानी 20 महीने बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन आया है। और WPI का जो है फूड आर्टिकल्स में जो है कितना रहा है, WPI फूड आर्टिकल्स में -3.71% है ना। तो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स जो इसके रहे तो वो वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस और मीट्स, इसमें जो है दाम नीचे गया, डिफ्लेशन देखा गया। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है उसमें 10 महीने से लगातार गिरावट हो रही है, -12.3%। फ्यूल और लाइट जो है स्लाइट इसमें राइज है 3.24% का, ठीक है। और पान हो गया, टोबैको हो गया, इंटॉक्सिकेंट्स हो गए, इसमें फ्लैट रहा है 2.4% से। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है आने वाले समय में फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की संभावना है, क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा है और बेस जो इफेक्ट है वो फेवरेबल है ना। तो फूड और फ्यूल प्राइसेस ने इन्फ्लेशन को काफ़ी नीचे ला दिया है। रिटेल और होलसेल जो दोनों इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है ना। और इकोनॉमी के लिए शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सिग्नल है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया चाइना मस्ट पुश डी एस्केलेशन प्रोसेस फॉरवर्ड। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने 2019 के बाद पहली बार चाइना का विज़िट किया। और जब 2020 में गलवान क्लैशेस हुए है ना, गलवान घाटी में, उसके बाद ये हाई लेवल विज़िट है कोई। तो की इश्यूज़ इसमें क्या रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे जो 9 महीने पहले जो है डिसंगेजमेंट हुआ है ना, फिर उसके बाद में लेकिन अब तक जो है डी एस्केलेशन जो है वो नहीं हो पाया है, यानी कि ट्रूप जो वहाँ पे आर्मी तैनात है वो जो है ट्रूप्स का विड्रॉल नहीं हुआ है ना। तो जयशंकर जी ने कहा बॉर्डर इश्यूज जो है रिजॉल्व करें तभी नॉर्मल टाइज पॉसिबल है। और बॉर्डर और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बोला कि जो है पीसफुल बॉर्डर का बिना नॉर्मलाइजेशन जो है, विदाउट पीसफुल बॉर्डर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। और 2024 दिसंबर 2024 में भी पार्लियामेंट में कहा था कि डिसंगेजमेंट हो गया है, नेक्स्ट स्टेप डी एस्केलेशन का है जहाँ पे ट्रूप्स हटाना है। और इंडिया ने अपोज किया जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स हैं जो चाइना के स्पेशली एक्सपोर्ट किया उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स पे, जैसे हमें पता है रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उस पे, मेटल्स पे चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है। तो जयशंकर जी ने कहा लोगों के बीच कनेक्शन बढ़ाएं, ट्रेड बैरियर्स जो भी ये सब लगाए हटाएं। और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज़ीरो टॉलरेंस और टेररिज्म की बात उठाई। और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए चाइना का कॉपरेशन ज़रूरी है, ऐसा बोला। और फ्लाइट्स जो है इंडिया और चाइना के बीच में रिज्यूम होने वाले हैं। और हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है वो शेयरिंग, जो बाउंड्री रिवर्स का जो है हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करते हैं, तो वो रिवाइव करने का प्रपोजल दिया है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, DGCA एडवाइजेस फ्यूल स्विच इंस्पेक्शन ऑन बोइंग एयरक्राफ्ट। तो एयर इंडिया क्रैश के बाद जो है अभी DGCA ने बोइंग एयरक्राफ्ट पर जारी किए है कुछ गाइडलाइंस, जिसमें कि क्रैश रीज़न कुछ एंटरिम रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि जो फ्यूल स्विचेस हैं, फ्यूल कंट्रोल स्विच, वो फ्लिप हो गए है ना। वो पहले रन पोजीशन में थे, फिर कट ऑफ पोजीशन में हो गए, दोबारा से रन में आए तो उसमें एक इंजन चला, एक इंजन नहीं चला है ना। तो डबल इंजन फेलियर हुआ, उसके बाद जो है कई लोग की जान गई। तो अभी क्या DGCA ने एक्शन लिया है कि सभी अफेक्टेड जो बोइंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनका फ्यूल कंट्रोल स्विच जो उसका लॉकिंग मैकेनिज़्म इंस्पेक्ट करना होगा, और 21 जुलाई 2025 से पहले। और तो बेसिकली जो है FAA ने जो है ये एडवाइज़री 2018 में भी इशू की थी, तो वो दोबारा से इशू की है। और ग्लोबल रिस्पॉन्स यही है कि जो है पायलट्स को कॉशियस एक्सरसाइज करने का ऑर्डर है ना। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने को कहा गया है। और तो वही बेसिकली लॉकिंग फीचर दोबारा से इंस्पेक्ट करना है 21 जुलाई से पहले, और पायलट्स को विजिलेंट रहना पड़ेगा, ऐसा बोला है।
फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंट यूपी स्कूल मर्जर प्लान से आदित्यनाथ बिड टू शट डाउन इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने स्कूल पेयरिंग सिस्टम को जल्दी लागू करने का ऑर्डर दिया है, जिसमें जिन स्कूल्स में 50 से कम स्टूडेंट्स वाले स्कूल्स के जो पास के स्कूल्स के साथ जो है वो मर्ज किया जाएगा, और खाली जो बिल्डिंग्स है उसमें बाल वाटिकाज जो है वो बनाई जाएंगी, है ना। और पेरेंट्स को 1200 रुपये की जो है सहायता मिलेगी यूनिफॉर्म और स्टडी मटेरियल के लिए। स्कूल जो कमेटीज़ है उनको इंश्योर करना होगा कि जो है 6 से 14 साल के जो बच्चा है कोई भी छूट ना जाए, है ना। फिर एक यहाँ पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में बेसिकली कोर्ट ने बोला है कि शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट एक स्पिरिचुअल यूनियन है ना। और कोर्ट ने कहा कि बेसिकली लोग अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट में के चक्कर में, प्रोलॉन्ग लीगल बैटल्स में, और उसका कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम नहीं होता है, और एफआईआर का मिसयूज़ होने लगा है अगेंस्ट एंटायर हस्बैंड्स फैमिली। तो बेसिकली जो इसमें पार्टीज़ है उसमें उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट किया, और जो है बेसिकली तो मेंटल वेलबींग दोनों पार्टीज़ का इम्पॉर्टेंट है ना, पीसफुल रेजोल्यूशन ओवर पनिशमेंट। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली फेमस फॉर इट्स राइनोज काजीरंगा रिकॉर्ड्स हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स इन सर्वे। तो काजीरंगा जो है नेशनल पार्क असम में, तो वहाँ पे बेसिकली ग्रासलैंड सर्वे बर्ड्स की जो है डाइवर्सिटी का पहला सर्वे है। रेयर स्पीशीज़ मिलने का बड़ा माइलस्टोन है ये। और तो बेसिकली टोटल जो ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्ड की गई वो 43 हैं, ठीक है। और की स्पीशीज़ जो फाउंड की गई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बंगाल फ्लोरिकन, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो फिन्स वीवर है ना, फिन्स वीवर वो मिली। और बेसिकली अदर नोटेबल जो है स्वैम्प ग्रास बैबलर, और वल्नरेबल स्पीशीज़ में कौन कौन सी मिली है, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल, मार्श बैबलर, ठीक है, मार्श बैबलर, और स्वैम्प फ्रैंकोलिन, जर्डॉन्स बैबलर, स्लेंडर बाइल्ड बैबलर, ब्रिस्टल्ड ग्रास बर्ड। तो बेसिकली कंजर्वेशन हाइलाइट्स में बताते हैं कि जो फिन्स वीवर है ना, फिन्स वीवर बेसिकली ब्रीड कर रही है सक्सेसफुली, और ये साइन है बेसिकली ये हेल्दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। फिन्स वीवर जो एंडेंजर्ड है ये सक्सेसफुली ब्रीड कर रही है वहाँ पे, तो एक हेल्दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का साइन है। और ग्रासलैंड बर्ड्स जो हैं वो इंडिकेटर हैं बेसिकली इकोलॉजिकल गुड इकोलॉजिकल हेल्थ का, ठीक है। और काजीरंगा का जो वेट ग्रासलैंड है वो कंपेरेबल है बर्ड्स रिचनेस जो कि अब गुजरात और राजस्थान का ड्राई ग्रासलैंड है उससे। और फर्स्ट टाइम जो है वो पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डर यूज़ किए गए, पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डर। तो ये बेसिकली नॉन इन्वेसिव होते हैं, नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग होती है, और इफ़ेक्टिव होता है इनएक्सेसिबल या हाई रिस्क एरियाज़ में, है ना। और डिटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है जो शाई और क्रिप्टिक स्पीशीज़ होती हैं उनको, ठीक है। और एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती है सर्वे की इससे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश टू डिस्कस वाटर शेयरिंग इन दिल्ली टुमारो। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जो है कृष्णा और गोदावरी रिवर को लेके उसका जो वाटर शेयरिंग है उसको लेके पूरा कंट्रोवर्सी है। तो तेलंगाना जब बेसिकली 2014 में एक सेपरेट स्टेट बना तब दोनों स्टेट्स में जो है वाटर का फेयर शेयर को लेके डिसएग्रीमेंट है कई सारे। तो तेलंगाना का कहना है कि जो है बेसिकली कृष्णा रिवर में कि जो है तेलंगाना को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि कृष्णा बेसिन का मेजर हिस्सा जो है वो तेलंगाना में है। और तो आंध्र प्रदेश कह रहा है कि उनका जो यूज़ जस्टिफाइड है, और वो और बेसिकली आंध्र प्रदेश एलिजिडली कृष्णा वाटर को नॉन बेसिन एरियाज़ में डाइवर्ट कर रहा है। तो और गोदावरी रिवर पे क्या है, गोदावरी रिवर पे बेसिकली एक प्रोजेक्ट है पनाहिता चेवाला प्रोजेक्ट, उसको अबंडन कर दिया गया है ना। और अब तेलंगाना चाह रहा है कि गोदावरी बेसिन के नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि कई सारे हैं उसको सेंटर और नेबरिंग स्टेट से क्लियरेंस मिले। तो तेलंगाना वही चाह रहा है कि जो है उनके जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो क्लियर करे सेंटर, और वाटर एलोकेशन को फिर से रिवाइज़ करे, है ना। और आंध्र प्रदेश के वाटर डाइवर्जन पर जो है वो रोक लगाए, है ना। जो है आंध्र प्रदेश कह रहा है कि वो गोदावरी का जो है रिवर वो डाइवर्ट करके कृष्णा को जो रिवर है वो
बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। 17 जुलाई को एक मीटिंग है जिसमें दोनों स्टेट्स के जो है वो सीएम दिल्ली में मिलेंगे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली एमिड निपाह स्केयर पीपल वार्नड अगेंस्ट विजिटिंग हॉस्पिटल्स इन मल्लापुरम पलक्कड़। तो केरला में जैसे हमें पता है निपाह के केसेस आ रहे हैं, तो निपाह वायरस पहले जान लेते हैं फिर न्यूज़ देखते हैं। निपाह वायरस बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती है और ख़ासकर फ्रूट बैट्स से, जो फ्लाइंग फॉक्सेस जिन्हें बोलते हैं, इनके नेचुरल कैरियर्स होते हैं। और तो बेसिकली जानवरों से इंसान तक कैसे फैलती है, कोई इन्फेक्टेड जैसे पिग है ना, या बैट है, तो उसके कांटेक्ट से होता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, जैसे बॉडी फ्लूइड से, जैसे सलाइवा हो गया या बॉडी फ्लूइड कोई हो गया या क्लोज कांटेक्ट से हो गया। तो कंटेमिनेटेड फूड जो एनिमल्स का है वो खा लिया अगर मान लीजिए, है ना, जैसे टॉडी हो गया, तो अब इसके वही सिम्टम्स वही सारे होते हैं, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल पेन है, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। तो ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है ना, देयर इज़ नो वैक्सीन। तो ये इसीलिए इतना फैटल है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे आईसीयू हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लूइड हो गया, ये सब चीज़ें। तो अब बेसिकली न्यूज़ क्या है, केरला का जो पलक्कड़ और मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है उसमें निपाह वायरस के जो है स्केयर के बाद जो है हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट्स में गाइडलाइंस लागू की गई हैं। पब्लिक को पेशेंट विजिट अवॉइड करने की सलाह दी गई है। और एक 58 ईयर ओल्ड आदमी जो वहाँ की बस से ट्रैवल कर रहा था निपाह से मर गया, और उसके कांटेक्ट से ट्रेस करते हुए लगभग 609 और लोग ऑब्जर्वेशन में हैं, मोस्टली इन सब डिस्ट्रिक्ट में। और 17 वार्ड्स जो है वो कंटेमिनेटेड जोन्स बनाए गए हैं, है ना। तो बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है बॉडी फ्लूइड से, है ना, क्लोज कांटेक्ट से। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे अब्यूज़ ऑफ राइट टू फ्री स्पीच इंक्रीजिंग ऑन सोशल मीडिया से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है फ्री स्पीच का जो है गलत इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ना, और स्पेशली सोशल मीडिया पर, और डिवाइसिव और अब्यूसिव कंटेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जज का स्टेटमेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, है ना। सेल्फ रिस्ट्रेंट और सिटीजन्स का सेल्फ रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो को हाईलाइट किया। सोशल मीडिया पर फोकस करते हुए कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस बनाने की सोचा जा रहा है ना, और लेकिन सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, है ना। विदाउट सेंसरशिप गाइडलाइंस बनाने की सोचा जा रहा है। और फ्रैटर्निटी, सेकुलरिज्म और इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रिजर्व करना ज़रूरी है इसमें, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ऑल बोइंग 787 फाउंड फिट टू फ्लाई सेज एयर इंडिया CEO। तो एयर इंडिया के जो CEO हैं कैम्पबेल विल्सन, उन्होंने बताया कि सारे जो है बोइंग 787 एयरक्राफ्ट चेक किए गए हैं और सभी फ्लाई करने के लिए फ़िट पाए गए हैं, है ना। चेक्स एक्सीडेंट के जो है तुरंत बाद किए गए हैं और कोई मैकेनिकल या जो है मेंटेनेंस फॉल्ट उसमें नहीं मिला है एयरक्राफ्ट से इंजन में। और एक्सीडेंट के बारे में जो है अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसलिए जल्दबाजी में कंक्लूजन ना निकालें, ऐसा बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली MGNREGS में जो डिजिटल अटेंडेंस होती है उसके मिसयूज़ को लेके है कि बीइंग मैनिपुलेटेड, सेंटर टेल्स स्टेट्स मॉनिटरिंग मेजर्स प्रपोज्ड। तो इसके लिए बेसिकली डिजिटल अटेंडेंस के लिए एक ऐप यूज़ होता है, NMMS ऐप, नेशनल मोबाइल मेडिक मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको लॉन्च किया गया था डिजिटली मॉनिटर करने के लिए जो MGNREGS मनरेगा वर्कर की अटेंडेंस के लिए जियो टैग्ड फ़ोटोज़ के थ्रू, है ना। तो मॉनिटरिंग के लिए। तो अब बेसिकली मिसयूज़ इसमें क्या डिटेक्ट हुआ है कि फेक और अनरिलेटेड फ़ोटोज़ जो है अपलोड किए जा रहे हैं, फ़ोटो टू फ़ोटो कैप्चरिंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रियल टाइम इमेज। मिसमैच है एक्चुअल और जो रिकॉर्डेड वर्कर काउंट में, और जेंडर मिसमैच हुआ है साइट्स पे, वर्कर साइट्स पे। और कुछ वर्कर्स फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल मास्टर रोल में, है ना, मल्टीपल फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं। और डिफरेंट वर्कर्स जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग पिक्चर में दिख रहे हैं, और आफ्टरनून फ़ोटो जो है वो भी जो है कभी कभी अपलोड की जाती हैं। तो गवर्नमेंट का एक्शन क्या है कि 4 लेवल फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑर्डर किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत में 100% वेरिफिकेशन,
और ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में सैम्पल बेस्ड वेरिफिकेशन और मस्टर रोल एडिटिंग, जो बिफोर वेज पेमेंट होती है वो लोअर लेवल पे अलाउड नहीं रहेगी, है ना, नॉट जस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल, सॉरी, अब वो अलाउ है लोअर लेवल पे जो है, सिर्फ अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पे अलाउड नहीं रहेगी, है ना। बेसिकली वही है, स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है ना, इसके मिसयूज़ पे, और मिसयूज़ अगर होगा तो थ्रेट देखा जाएगा पब्लिक फंड अकाउंटेबिलिटी पे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली लोकसभा में न्यू डिजिटल अटेंडेंस से रिलेटेड है। लोकसभा मेंबर्स टू सून मार्क अटेंडेंस फ्रॉम सीट्स यूजिंग मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो अब डिजिटल अटेंडेंस लग सकेगी अपने सीट से मल्टीमीडिया डिवाइसेस के थ्रू इस मॉनसून सेशन से, है ना, जो 21 जुलाई से है। और पहले क्या है, मैनुअल रजिस्टर में साइन करते थे, और अब कैसे काम करेगा अटेंडेंस, आई स्वाइप कार्ड है ना, आई स्वाइप कार्ड, दूसरा है बायोमेट्रिक के थ्रू थंब इम्प्रेशन, और तीसरा जो है पिन एंट्री करके, ठीक है, तो इन सब से होगा। और ऑलरेडी सारी सीट्स पे ये प्लेस्ड है ना। और मैनुअल रजिस्टर्स जो है वो टेम्परेली ट्रांजिशन के टाइम तक रखा जाएगा, ताकि ये क्यों किया जा रहा है, टाइम और लॉबी क्राउडिंग को जो है सेव करने के लिए, टाइम और जो लॉबी क्राउडिंग है उसको अवॉइड करने के लिए, और डिस्करेज करने के लिए एमपीज़ को जो है वो मार्क करते थे अटेंडेंस, और लीविंग विदाउट अटेंडिंग डिबेट्स मार्क करके चले जाते थे, है ना। और अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है टू रिसीव डेली अलाउंस आपको अगर लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है डेली अटेंडेंस। और मिनिस्टर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं अटेंडेंस मार्किंग के लिए, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है कि एक्सियोम-4 मिशन के थ्रू शुभंकर शुक्ला जो इंडिया के हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे, और इंडिया के लिए कुछ माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, है ना। और तो ही कंप्लीटेड ऑल द 7 एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, टार्डिग्रेड्स, मायोजेनेसिस, स्प्राउटिंग ऑफ फेनुग्रीक्स, ग्राम सीड्स, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रो एल्गे, क्रॉप सीड्स एंड वॉयेजर डिस्प्ले, ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोबारा से इंडिया वापस अर्थ पर आ रहे हैं, है ना। और तो बेसिकली अब शुक्ला जी अब रिहेबिलिटेशन से गुजरेंगे, 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा, ताकि उनका जो बॉडी है वो ग्रेविटी से फिर से आदत डाल सके, है ना, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं है। तो ये जो सारे सीड्स हैं ये बेसिकली अब क्या किया जा रहा है, रिसर्चर्स गियर अप टू स्टडी सीड्स दैट वर सेंट टू स्पेस। तो ये सारे जो सीड्स हैं ये वापस आएंगे अर्थ पर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्लस केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मिलकर ये सीड्स स्टडी करेंगे। और सीड्स को बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी में एक्सपोज किया गया है। अब उन सीड्स को अर्थ पर जो है ग्रो करके देखा जाएगा कि स्पेस के एनवायरनमेंट ने उनके ग्रोथ, यील्ड और जेनेटिक बिहेवियर पर क्या असर डाला है। तो कई सारे थे सीड्स, जो राइस की वैरायटी हो गई, हॉर्स ग्राम हो गया, टोमेटो, सेसमे, ब्रिंजल। तो 3 अलग अलग कंडीशंस में सीड्स का कंपैरिजन स्टडी किया जाएगा, स्पेस रिटर्न सीड्स, अर्थ बेस्ड कंट्रोल सीड्स और सिमुलेटेड ग्रेविटी कंडीशन में, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टोल्ड टू पब्लिसाइज ऑयल शुगर कंटेंट ऑफ इंडियन स्नैक्स। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि वो अपने जो जितने भी कैफेटेरिया हैं, लॉबीज़ हैं और मीटिंग रूम्स हैं उसमें पॉपुलर जो इंडियन स्नैक्स हैं, जैसे समोसा हो गया, जलेबी हो गया, चाय, बिस्किट, पकौड़ा, इन सब की जो शुगर और ऑयल और ट्रांस फैट कंटेंट है इन सब को डिस्प्ले करें। और कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक को हेल्दी डाइटरी हैबिट्स का विजुअल एक देना, और लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करना, और स्नैक्स में जो हिडन फैट होता है ना, और शुगर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। तो पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है, अभी एम्स नागपुर में शुरू हुआ है ना। और हर फूड स्टॉल के पास कैलोरी काउंट पोस्टर होगा। और हेल्दियर चॉइस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि ऑफिशियल स्टेशनरी पर हेल्थ मैसेज लिखें, और जो कैंटीन्स में फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो लो फैट फूड्स हैं उसको प्रोवाइड करें, और शुगरी ड्रिंक्स जो हैं और फ्राइड स्नैक्स को लिमिट करें, शॉर्ट एक्सरसाइज जो ब्रेक्स वो लें, स्टेयर्स का यूज़ करें, है ना, और वॉकिंग रूट्स को प्रमोट करें। तो अवेयरनेस बढ़ाएं और रिस्ट्रिक्शन नहीं, है नहीं।
पब्लिक को एनकरेज करना है कि वो माइंडफुल ईटिंग चॉइसेस करें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सेंटर डिफेंस न्यू कोल प्लांट रूल्स कॉल्स देम कॉस्ट इफेक्टिव। तो बेसिकली फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन क्या होता है, एक यूनिट होती है जो एक टेक्नोलॉजी है जो थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो कोल बेस्ड होते हैं, उनसे निकलने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उस एमिशन को कम करता है, ठीक है। और 2015 में बेसिकली ये मैंडेटरी किया गया था सभी कोल पावर प्लांट्स के लिए, ऑल कोल पावर प्लांट्स के लिए। लेटेस्ट डिसीजन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है 78% जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनको फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन लगाने की छूट दे दी थी, है ना। और सिर्फ 22% के जो पॉल्यूटेड सिटीज़ में है उनको एफजीडी लगाना था। रोल बैक नहीं बल्कि टारगेटेड साइंटिफिक और कॉस्ट इफेक्टिव रेगुलेशन का नाम दिया गया है इसको। गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन क्या था कि सिर्फ 22% में मैंडेटरी है और इतने में नॉन मैंडेटरी है। इंडिया में बोले कि जो कोल है उसमें जो सल्फ़र कंटेंट है वो ऑलरेडी काफ़ी लो है, 0.5% होता है। और SO2 जो पॉल्यूशन है लेवल ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा है ना, SO2 पॉल्यूशन जो है ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा है। और SO2 का जो है वो PM 2.5 पर भी लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। स्टडी ने बताया कि जो है जो फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन से होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा SO2 लेवल पे इंडिया में। और तो एक्सेस बर्डन ही होगा, 2.4 लाख करोड़ खर्च करना सिर्फ मार्जिनल बेनिफिट देगा। और तो वही बोला, करंट स्टैट्स की बात करते हैं कि जो है इंडिया का जो 180 थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ जो है 8% ने जो है एफजीडी लगाया है। और न्यू रूल्स के अंडर सिर्फ 11% यूनिट्स को एफजीडी लगाना होगा। और एक जो एफजीडी है वो बेसिकली 1.2 करोड़ पर मेगावाट का कैपिटल कॉस्ट लेता है। इस बेसिस पे पूरे इंडिया में एफजीडी लगाना लगभग 2.5 लाख करोड़ का पड़ेगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली वाइज कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट लैगिंग बिहाइंड। तो अभी हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो सिर्फ 1.2% है, 9 मंथ का लोवेस्ट है ना। और गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स लिए, जैसे कॉरपोरेट टैक्स कट किए 30% से जो है वो 22% पे ले आए। और हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बजट में अनाउंस किया गया। इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कट किए गए आरबीआई के द्वारा ताकि लोन ज़्यादा लें और ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो। लेकिन फिर भी जो कॉरपोरेट का इन्वेस्टमेंट वो बढ़ नहीं रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉरपोरेट्स के पास पैसा तो है पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि प्रॉफिट्स तो अच्छे हैं, है ना, प्रॉफिट्स तो ठीक है, पर हायरिंग और जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्लो है, ठीक है। और जो आपका प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इन मशीन एटसेट्रा है सिर्फ 35% इंक्रीज़ हुआ है 4 साल में। और एक मार्क्सिस्ट डिबेट है उसमें बोला है कि रोज़ा लम्बर्ग वर्सेस बैरानोवस्की। तो बैरानोवस्की क्या बोलते हैं बेसिकली कि जो है इन्वेस्टमेंट अपने आप प्रॉफिट क्रिएट करेगा, जैसे मशीन्स में इन्वेस्टमेंट किया तो मशीन टू मशीन फिर मोर मशीन्स, ठीक है। और लग्जमबर्ग क्या बोलते हैं? लग्जमबर्ग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब डिमांड होगा, ठीक है, डिमांड होगा, प्रॉफिट तब आएगा जब लोग खरीदेंगे उसको। तो कैपिटलिस्ट इंडिविजुअली डिमांड देखकर इन्वेस्ट करते हैं और इकॉनमी अगर स्लो है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ऐसा बोलते हैं। और की इनसाइट्स अगर देखें कि जो है कैपिटलिस्ट डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना, पर प्रॉफिट अर्न करना उनके कंट्रोल में नहीं होता, है ना। इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली तो डिमांड कहाँ से आएगी ऐसा बोलते हैं, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आएगी, ठीक है, कि कैपेक्स बढ़ाना होगा और एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना होगा, ग्लोबल मार्केट्स पे फोकस करना होगा, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है स्लो हैं और गवर्नमेंट की को ही डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट का कैपेक्स बेसिकली कमज़ोर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बजट में तो कैपेक्स इंक्रीज़ किया है, तो प्रोजेक्ट्स को बेसिकली टाइम लगता है ना। जैसे कि पोर्ट्स बन रहे हैं या हाईवे बन रहा है तो इनका रिज़ल्ट आने में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग जेस्टेशन होता है। और दूसरा ये कि इंपोर्ट हैवी प्रोजेक्ट्स जैसे पैसा बाहर जाता है, जिससे पैसा बाहर जाता है डोमेस्टिक डिमांड उससे कम होती है, ठीक है। और थर्ड जो लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है,
मशीन्स ज़्यादा हैं लेबर से, तो कंजम्पशन भी कम हो रहा है ना। तो आरबीआई ने रेट्स कम किए, लिक्विडिटी दी, पर कैपिटलिस्ट तभी लोन लेंगे जब प्रॉफिट का भरोसा होगा, है ना। तो बोलते कि प्रॉफिट की उम्मीद और क्रेडिट सिस्टम दोनों रिवाइव होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगी। सिर्फ टैक्स कट या लो इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को डिमांड क्रिएशन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, स्पेशली जॉब क्रिएटिंग पब्लिक स्पेंडिंग में, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे यूएस मैन्युफैक्चरर्स स्टैग्नेंट डिस्पाइट बाइडेन सब्सिडीज़ एंड ट्रम्प शील्ड्स। तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार जो है वो 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, और दोनों पार्टीज़ डेमोक्रेट्स जो हो गई बाइडन की और रिपब्लिकन्स जो हो गए ट्रम्प की, उन्होंने अलग अलग पॉलिसी से इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट देने की कोशिश की। तो बाइडन ने बेसिकली जो है चिप्स और जो ईवी मेकर्स को सब्सिडी दी, और जबकि ट्रम्प ने हैवी इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए। फिर भी फैक्ट्री जॉब्स गिर रही हैं, और प्रोडक्शन जो है वो स्टैग्नेंट है ना। और टैरिफ्स ने कुछ सेक्टर्स को एडवांटेज दिया है, लेकिन रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़ने से भी नुकसान हुआ है, और इन्वेस्टमेंट और हायरिंग जो है वो सब अनसर्टेन है बोलते हैं, और सब वेट कर रहे हैं न्यू नॉर्मल का, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली वियतनाम टू बैन फॉसिल फ्यूल मोटरसाइकिल्स इन कैपिटल। तो वियतनाम ने बेसिकली जुलाई 2026 के हनोई के सेंट्रल एरिया में फॉसिल फ्यूल जो मोटरसाइकिल्स और मोपेड्स हैं उन पर बैन लगा दिया, अनाउंसमेंट किया है, और पॉल्यूशन कम करने के लिए, है ना। लोग जैसे जैसे प्राइवेट व्हीकल्स ले रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्विच को प्रमोट किया जा रहा है ना। और लेकिन लोग जो है वो टाइमलाइन को अनरियलिस्टिक बता रहे हैं। डिलीवरी एजेंट्स और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स जैसे लोगों पर बुरा असर हो सकता है, ऐसा बोलते हैं, और आगे भी ये बैन एक्सटेंड हो सकता है वियतनाम में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली वेल्थ फंड्स वार्म टू इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना। तो दुनिया के जो भी सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अब एक्टिव फंड मैनेजमेंट और जो चाइना के जो टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ग्लोबल वॉलेटिलिटी के चलते। तो इन्वेस्को सर्वे के जो है मुताबिक जो है $27 ट्रिलियन एसेट्स मैनेज करने वाले इंस्टीट्यूशंस जो है अब प्राइवेट क्रेडिट और डिजिटल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन हो गया और डाइवर्सिफाइड रिजर्व्स पे फोकस कर रहे हैं। और डॉलर अब भी जो है टॉप करेंसी है, लेकिन यूएस डेट जो है वो राइज़ कर रहा है ना। यूएस का कर्जा राइज़ कर रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहा है बेसिकली। और चाइना में इन्वेस्टमेंट को लेके और फियर ऑफ मिसिंग आउट काफ़ी है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर्स में। और 73% जो वेल्थ फंड प्राइवेट क्रेडिट अलॉट कर रहे हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली सोरिंग सऊदी एक्सपोर्ट्स ट्रेड टेंशंस विल टेस्ट ऑयल प्राइस रेजिलियंस। तो अब तक जो है बेसिकली वर्ल्ड में जो ऑयल के दाम हैं वो स्टेबल थे, लेकिन अब दिक्कत बढ़ने लगी है। सऊदी अरेबिया ने जो है ज़्यादा तेल जो है वो बनाने के स्टार्ट कर दिया है ना। और जबकि लोगों और बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो डिमांड है वो कम हो रही है ना। तो डिमांड जो है कंट्रीज़ की कम हो रही है, लेकिन ऑयल ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नए टैरिफ्स लगाए हैं जो ट्रेड को स्लो कर रहे हैं। इस वजह से जो चाइना है, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया जैसे देश जो है वो कम ऑयल ख़रीद रहे हैं। और जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो बेसिकली प्राइसेस जो है वो गिरते हैं। और अगर आगे चलकर बेसिकली एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो ऑयल के दाम है वो और गिरेगा, और क्योंकि डिमांड और भी कम हो सकती है और सऊदी अरेबिया और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रम्प थ्रेटन्स रशिया विद टैरिफ्स इफ यूक्रेन वॉर इज़ नॉट रिजॉल्व्ड इन 50 डेज़। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने वार्न किया रशिया को कि यूक्रेन जो है वो यूक्रेन वॉर बंद करे 50 दिनों में, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो हार्श इकोनॉमिक पेनल्टीज़ जो है कि टैरिफ्स लगाई जाएंगी उन पे। जैसे कि टैरिफ क्या है वो बोलते हैं बिग टैक्स है, बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाएगा ट्रेड पे, ठीक है। और ट्रम्प इसको 100% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ रशिया पे टैरिफ 100% लगेगा, बट कोई भी कंट्री जो है उनके साथ, जो रशिया के साथ कोई भी बिजनेस करेगा उस पर लगेगा। और ये जो है हार्ड बनाएगा रशिया के लिए कोई भी मनी अर्न करना या ट्रेड करना। और ट्रम्प ने ये भी बोला कि जो नाटो है बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, मिलिट्री अलायंस, वो और भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपन्स जो है यूएस से लेगा और यूक्रेन को सेंड करेगा, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट रशिया, ठीक है।
और तो ट्रम्प जो है ह्यूज प्रेशर डाल रहे हैं रशिया पे फाइनेंशियली और मिलिट्रीली, है ना, ताकि वॉर स्टॉप हो जल्दी से जल्दी या फिर टफर कंडीशंस फेस करें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया होस्ट लार्जेस्ट ड्रिल्स इन्वॉल्विंग 19 नेशंस विद चांसेस ऑफ चाइनीज स्क्रूटनी। तो क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया सबसे बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे, और एक ह्यूज वॉर ड्रिल है जिसमें 19 कंट्रीज़ की आर्मी है इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए, जापान, यूके, और ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में। और स्पेशल क्या है इस बार कि ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया एक यूएस मेड जो है वो मिसाइल, जिसका नाम है हिमरस, HIMARS, ठीक है, और लाइव फायर ड्रिल्स में। तो चाइना क्यों इंटरेस्टेड है? चाइना ने स्पाइस सेंड किए हैं, है ना, टू वॉच, कि इस ड्रिल को देखने के लिए ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स, और दोबारा से भी करेगा ये। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि जो है वो इस चीज़ से अवेयर हैं और इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 5 EU मेंबर्स स्टेट्स प्लान टू टेस्ट एंड एज चेक ऐप टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑनलाइन। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ बेसिकली ला रहे हैं एक नया ऐप बच्चों को ऑनलाइन डेंजर से बचाने के लिए। तो फ्रांस और 4 और यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं एक एज वेरिफिकेशन ऐप जो है टेस्ट कर रहे हैं, जिससे इंश्योर कर सके कि जो है 18+ जो लोग एडल्ट कंटेंट देख सकें, है ना। अब ऑनलाइन सिर्फ 18+ जो है मैं हूँ बोलने से काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे नाइट क्लब में बाउंसर आईडी चेक करता है, वैसे ही ये ऐप करेगा। हर देश में अपनी वर्जन बनाएगा, है ना, अपने रूल्स के हिसाब से। और बच्चों को अनसेफ कंटेंट से दूर रखना इस ऐप का मेन गोल है, ठीक है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, है ना, और जिसमें हमने डिटेल से सारी न्यूज़ जो 15 जुलाई की वो कवर की। और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।